हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। आप देख रहे हैं हमारी HPAS प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की डिस्कशन सीरीज, जहां पर आज मैं डे 6 की वीडियो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं और डे 6 में हम जियोग्राफी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की डिस्कशन आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। इससे पहले डे 1 to 5 जो हमारे 5 दिन थे, वहां पर हमने पॉलिटी के, इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक बार उन वीडियोस को भी जरूर देखिए, जहां पर पॉलिटी के सिस्टमैटिकली ईयर वाइज क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए गए जो प्रीवियसली पूछे गए हैं HPAS एग्जामिनेशन के अंदर। और आज हम डे 6 से ज्योग्राफी के सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कंसिस्टेंटली इस सीरीज के साथ आप बने रहिए। मैं आपके साथ अगले 6 दिन डे 6 टू डे 11 में आपके साथ मिलने वाला हूं शाम को 6 बजे और आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी। आज डे 6 में हम 2016 के पेपर को उठाकर आपके सामने लेकर आए हैं और जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे गए थे, 10 क्वेश्चन थे, उनको हम आपके साथ फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, बहुत ही ब्रीफली मैं आपको बता देता हूं इससे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें। देखिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हम कई बार स्ट्रेस कर चुके हैं और हमारे चैनल के ऊपर आपने जितनी भी वीडियोस देखी होंगी वहां पर हम बार बार ये कहते हैं कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से हमें सबसे अच्छा अंदाजा लगता है, सबसे अच्छा हमें पैरामीटर पता चलता है कि किन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट में किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ट्रेंड किस तरीके का चल रहा है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर। और हम जानते हैं कि HPAS प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है। अगर हम 2016 फिर 17, 18, 19 और 20 के पेपर को देख रहे हैं तो जो 2020 का पेपर आया था, 2021 में इसको कंडक्ट किया गया था, 2020 का वो पेपर था और इस पेपर का ट्रेंड बिल्कुल बदल गया है, ठीक है। मल्टीपल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। इसी तरीके से जो पेपर है, कई स्टूडेंट्स ने कहा वो लेंथी हो गया है। अब इन सारी चीजों के लिए आप प्रिपेयर कैसे करोगे? आप प्रिपेयर करोगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखकर, और इसमें ज्योग्राफी का सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। HPAS प्रीलिम्स में एवरी ईयर 10 या 15 के बीच में, 10 से 15 के बीच में क्वेश्चंस आते हैं ज्योग्राफी के, और इसका मतलब क्या हुआ कि 20 से 30 मार्क्स, 20 to 30 मार्क्स आप लोग ज्योग्राफी से अर्न कर सकते हो। और ज्योग्राफी का जो प्रिपरेशन हम कर रहे हैं वो हमें मेंस में भी काम आना है, प्रीलिम्स में भी काम आना है। तो क्यों ना हम ऐसी प्रिपरेशन करें, क्यों ना हम PYQs को इतने अच्छे से पढ़ें कि हमारे जो 20-30 मार्क्स है वो हमारे बिल्कुल सिक्योर हो जाए, ठीक है। तो आप फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो। डे 6 है ये, 2016 की हम लोग डिस्कशन आपके साथ कर रहे हैं, राइट। तो 2016 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जो पेपर 2016 में आया था, ये पेपर 2017 में इसको कंडक्ट किया गया था, 2016 का पेपर था। और लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो थे ज्योग्राफी के वो काफी हार्ड थे, मुश्किल क्वेश्चंस आए थे ज्योग्राफी के। 10 क्वेश्चंस टोटल थे, उन 10 क्वेश्चंस में से 2-3 क्वेश्चंस को छोड़ करके बाकी जो क्वेश्चंस थे, मैं तो कहूंगा कि ऑप्शनल के जो स्टूडेंट्स होते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के, उनके लिए वो क्वेश्चंस बने हुए थे, ठीक है। लेकिन बाद के ईयर्स में 17, 18, 19 में हम देख रहे हैं, 2017, 18, 19 में ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्वेश्चन जो है वो GS से ज्यादा जुड़े हुए आ रहे हैं और बच्चों के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए उनको अटेम्प्ट करना और प्रिपेयर करना ज्यादा इजी हो रहा है। लेकिन फिर भी हम 2016 के क्वेश्चंस को एक एक करके देख लेते हैं। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या पूछा गया? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द अनस्टेबल अर्थ? द अनस्टेबल अर्थ बुक के ऑथर कौन है? हमें 4 ऑप्शंस दिए गए, WM डेविस, G टेलर जिनका नाम है ग्रिफिथ टेलर, जॉन इनिंस क्लार्क और J.A. स्टियस। अब ये चारों जो ऑथर्स हमें दिए गए, ऑल ऑफ देम दे आर जियोग्राफर्स। अब जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं, उन्होंने अगर ये बुक पढ़ी हो अनस्टेबल अर्थ, तो शायद वो इजीली इसको आंसर कर देंगे। लेकिन मुझे पता है कि अगर जनरल स्टडीज के स्टूडेंट्स हैं तो वो वहां पर गेस ही करके आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर हम प्रिपरेशन में कवर नहीं करते हैं, और यहां पर कमीशन ने हमारे साथ जो है एक गैम्बल खेला, हमारे साथ एक बहुत ही जो क्या कह सकते हैं, एक बहुत ही बड़ा मजाक किया कि ऑप्शनल लेवल के क्वेश्चंस पूछेगा। और ये पहला ही क्वेश्चन है, इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं जहां हम देखेंगे कि ऑप्शनल लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इससे हमें घबराना नहीं है, हमें ये नहीं समझना है कि इसी तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं हमारे पेपर में, क्योंकि ये जो डे 6 है
है। इसके बाद डे 7, 8, 9 में आपके साथ जब डिस्कस करूंगा तो हम दूसरे ईयर्स के 17, 18, 19, 20 के पेपर्स को भी आपके साथ डिस्कस करेंगे और वहां पर हम देखेंगे कि क्वेश्चंस का लेवल जो है वो यूपी जो कमीशन है उसने चेंज किया है, एचपीपीएससी ने उसको चेंज किया है। इस साल 2016 में उनका शायद मोड अच्छा नहीं था, ज्योग्राफी ऑप्शनल्स के स्टूडेंट्स का साथ वो जो है उनको शायद सिलेक्ट नहीं करना चाह रहे थे, इस वजह से उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों को प्रीलिम्स के अंदर दे दिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, JSTS। अब यहां पर जो ऑप्शनल के स्टूडेंट्स थे वो भी ज्यादातर गेस करके आते हैं WM डेविस, ग्रिफिथ टेलर, J.I. क्लार्क, लेकिन करेक्ट आंसर हमारा है यहां पर जॉन एडम्स टियर्स। द अनस्टेबल अर्थ Some recent views in geography is written by James Alfred Stiers, JSTS, James Alfred Stiers। और बाकी जो तीनों पर्सन्स के नाम यहाँ पर दिए गए, चाहे वो विलियम मॉरिस डेविस हो, थॉमस ग्रिफिथ हो, थॉमस ग्रिफिथ टेलर हो, जॉन इनिस क्लार्क हो, ऑल ऑफ देम दे आर ऑप्शंस जिनको कंफ्यूज करने के लिए वहां पर डाला गया था। WM डेविस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं, जो भी ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट्स हैं इनका नाम जरूर जानते हैं, साइकिल ऑफ इरोजन इनके नाम पर बना हुआ है। ग्रिफिथ टेलर की अगर हम बात करें तो इनको न्यू एनवायरमेंटलिज्म के नाम से जाना जाता है, के थ्योरी के लिए इनको जाना जाता है, ऑस्ट्रेलियन जियोग्राफर हैं। और जॉन इनिस क्लार्क ब्रिटिश जियोग्राफर हैं जो पॉपुलेशन जियोग्राफी के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट काम कर चुके हैं। अब मुझे पता है कि यहां पर एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन ट्रेंड क्या है वो हम यहां पर समझ सकते हैं। इस 2016 के पेपर को मैं बोल रहा हूं कि दिस इज एन अनॉमली। अनॉमली है, अनॉमली का मतलब क्या है कि एक साल कमीशन किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ के सोचता है कि इसमें मैं डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस डाल दूं। और हिमाचल की अगर हम बात करें तो जितने भी लोग, जितने भी एस्पिरेंट्स मेंस का एग्जाम देते हैं उसमें से बहुत ज्यादा एस्पिरेंट जो है वो ज्योग्राफी ऑप्शनल के होते हैं। आधे से ज्यादा एस्पिरेंट्स हमने पिछले सालों में देखा है, अगर मेंस को 400 या 500 लोग लिख रहे हैं तो उसमें से 200-250 लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल लेकर लिख रहे हैं। और इस वजह से भी कई बार ऑप्शन जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसमें कमीशन बहुत ही हार्ड ज्योग्राफी क्वेश्चंस डाल देता है। लेकिन ये ट्रेंड अब चेंज हो रहा है, ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट्स भी कम हो रहे हैं, बाकी ऑप्शंस के स्टूडेंट्स बढ़ भी रहे हैं और प्रीलिम्स के अंदर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस का लेवल भी जो है वो नॉर्मलाइज हो रहा है। ठीक है, घबराना नहीं है, वही मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते रहे हैं एचपी के एग्जामिनेशंस में, और इस एग्जाम के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोल दिया गया है, 4 जियोग्राफर्स दे दिए गए, कार्ल सावर, डेविड हार्वे, फ्रेडरिक रेट्जल और DH.J. जॉनस्टन, राइट। और लिस्ट 2 में हमें जियोग्राफी सब्जेक्ट के कुछ पैराडाइम्स को लिख दिया गया है, सोशल जियोग्राफी, कल्चरल जियोग्राफी, पॉलिटिकल एंड रेडिकल जियोग्राफी। अब ये जो हमारे इंपॉर्टेंट जियोग्राफर्स हैं उनको मैच करना है हमें सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल जियोग्राफी के साथ। ठीक है, किस जियोग्राफर ने कौन सी थ्योरी जो है, किस थ्योरी के ऊपर काम किया है। अब अगेन मैं कह रहा हूं कि जनरल स्टडीज के अंदर इतने डिटेल में जियोग्राफी को कोई भी एस्पिरेंट नहीं पढ़ता है और ना उसको पढ़ना चाहिए। मैं बिल्कुल ही एडवोकेट नहीं कर रहा हूं, और अगेन मैं स्ट्रेस कर रहा हूं कि इन क्वेश्चंस को देख के आपको ये नहीं समझना है कि इस लेवल पे हमें ज्योग्राफी की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं तब आपको ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, अगर नहीं आता तो इसका मतलब प्रिपरेशन में कमी है। लेकिन अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट नहीं हैं तो इस क्वेश्चन को ना आने में कोई भी गड़बड़ नहीं है। और अगर आप प्रीलिम्स में जाते हो और देखते हो कि इस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सिर्फ ज्योग्राफी के सब्जेक्ट से नहीं, किसी दूसरे सब्जेक्ट से भी जो आपका ऑप्शनल नहीं है, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग अर्न करने का, नेगेटिव मार्क लेने का कोई मतलब नहीं है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको आप करेक्टली अटेम्प्ट करके आए। वो क्वेश्चन जिसमें आप कुछ गेस वर्क कर सकते हैं उनको आप अटेम्प्ट करके आए। अब जिन क्वेश्चंस के बारे में अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं तो उसको बिल्कुल आपको हाथ नहीं लगाने की जरूरत है। इन क्वेश्चंस को छोड़ करके भी आपका एग्जाम क्लियर हो सकता था। और ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चंस आए थे 2016 में, और ये अभी हमने दो ही क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। इन 10 क्वेश्चंस में से भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का अगर मैं आपको आंसर बताऊं, देखिए कार्ल सावर, ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जियोग्राफर, जिनकी जो थ्योरी है, उनका जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ओवर कल्चरल जियोग्राफी। कल्चरल जियोग्राफी यूरोप के अंदर उसको बनाने को लेकर के कार्ल सावर का एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। ह्यूमन जियोग्राफी जो होती है, जो ह्यूमनिस्ट जियोग्राफी होती है, उसके ऊपर वो काम करते हैं। डेविड हार्वी की अगर हम बात करें तो ये मार्क्सिस्ट जियोग्राफर है। मार्क्सिस्ट जियोग्राफर का मतलब है रैडिकल जियोग्राफर है। किस तरीके से जियोग्राफी को यूज करके हम सोशल प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, चाहे वो पॉवर्टी हो, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे वो अर्बन स्पेसेस में जो एक्सेस है डिसेबल्ड लोगों का या फिर विमेन का या फिर डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी का, यानी ऐसे लोग जिनको उतनी सुविधाएं नहीं मिली, उनका कैसे मदद हो सकती है ज्योग्राफी से, इसके ऊपर डेविड हार्वी ने काम किया है। ये आप मैच करेंगे रेडिकल जियोग्राफी से, कार्ल सावर जी को आप मैच करेंगे कल्चरल जियोग्राफी से। तो A इज मैच्ड विद 2, B इज मैच्ड विद 4। ऑलरेडी हमारा करेक्ट आंसर हमें क्या दिख रहा है, ऑप्शन डी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी।
राइट? So here the correct answer is option number D. आगे बढ़ते हैं, देखिए कार्ल सॉवर अमेरिकन ज्योग्राफर, मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप इन्होंने लिखा और इन्होंने कल्चरल लैंडस्केप्स की टर्म दी और ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है। डेविड हार्वी मार्क्सिस्ट ज्योग्राफर है, ब्रिटिश बॉर्न है और रेडिकल ज्योग्राफी की फील्ड में इन्होंने काम किया है। फ्रेडरिक रैट्जल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर जिन्होंने डिटर्मिनिज्म के ऊपर काम किया है। ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट्स इस बात को समझ पाएंगे और अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट नहीं है तो कोई भी चिंता की बात नहीं है, ये सारी चीजें हम बिल्कुल ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर, टेक्निकल ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम चीजों को कवर करते हैं। जर्मन ज्योग्राफर हैं, एथनोग्राफर हैं और पॉलिटिक्स ज्योग्राफी 1897 में इन्होंने लिखा था और लेबेंसराम की टर्म दी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हुए थे इस टर्म के। यूरोप के अंदर नेशनलिज्म को लेकर के जो ये लेबेंसराम का टर्म है इसको यूज किया गया था। सोशल डार्विनिज्म के ऊपर उन्होंने काम किया था। और DHJ जॉनस्टन की अगर हम बात करें तो अगेन अ ब्रिटिश ज्योग्राफर हु हैज वर्कड ऑन अर्बन सोशल ज्योग्राफी। ठीक है, ये हमारी ज्योग्राफर्स जो है, जो हमारी टर्म्स हैं, ये ऑलरेडी मैं आपको बहुत बार स्ट्रेस कर चुका हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो उसका एक ये रिस्क भी होता है, हमें कई बार ये लग सकता है कि क्वेश्चंस जो हमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए उसी तरीके के क्वेश्चंस हर बार पूछे जाएंगे, लेकिन ट्रेंड्स चेंज होते हैं और उन ट्रेंड्स को, बदलते हुए ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करना भी हमारा काम है। और इसीलिए ये 2016 के क्वेश्चन से मैंने आपके साथ ये स्टार्ट किया है कि किस तरीके से कमीशन का पैटर्न बदल रहा है। आगे आने वाले दिनों के अंदर जब हम डे 7 पे जाएंगे, डे 8 पे जाएंगे, तो हम 2016 के बाद 17, 18, 19 के क्वेश्चन को भी आपके साथ देखेंगे और आप देखेंगे कि ट्रेंड्स कैसे चेंज हुए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते थे और उसके बाद क्वेश्चन किस तरीके से चेंज हुए। ठीक है, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3 अगेन optional level question. Concentric zone model of Burgess, the fifth ring is occupied by. In the concentric zone model, Burgess के द्वारा ये मॉडल दिया गया था concentric zone मॉडल कि शहरों के अंदर जोन्स किस तरीके से बनते हैं। शहर के बिल्कुल बीच से अगर हम स्टार्ट करें और शहर के बाहर की तरफ, शहर की बाउंड्रीज की तरफ जाएं तो कौन कौन से जोन्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे बर्जेस ने हमें कई जोन्स बनाकर दिए। 5 उन्होंने पहले जोन्स बनाए थे, बाद में उसको डिवाइड कर दिया गया फर्दर और उन्होंने कहा कि 5 जोन्स के उन्होंने कुछ नाम दिए। अब आपको बताना है कि इन जोन्स में जो 5th जोन है, 5th रिंग है, उसका क्या नाम है। कम्यूटर जोन है, जोन ऑफ बेटर रेजिडेंस है, जोन ऑफ इंडिपेंडेंट वर्कर्स होम है या सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है। अब देखो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं पता तो क्या गेसवर्क हो सकता है? गेसवर्क हो सकता है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जब नाम ही लिखा है सेंट्रल, तो 5th रिंग कैसे होगी? अगर कोई भी रिंग बनाई जा रही है, जब जोन बनाए जा रहे हैं, तो दिस इज अ अर्बन स्पेस, इसमें ये पार्ट सेंट्रल है। अब सेंट्रल पार्ट का जो है वो 5th रिंग तो हो नहीं सकती, तो इसका मतलब हुआ कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है उसको हम यहां से रिमूव कर देंगे। अब बाकी बचे 3 ऑप्शंस में से ऑलरेडी हमारी कुछ प्रोबेबिलिटी तो हो गई कि हम करेक्ट आंसर्स को मार्क कर सकते हैं। इसमें करेक्ट आंसर जो है वो है हमारा कम्यूटर्स जोन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कम्यूटर जोन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। कम्यूटर जोन वो जोन है जो कि आउटर मोस्ट रिंग हो जाती है, जहां पर लोग जो है बेटर वर्कर लोग हैं और वो कम्यूट करने की सहूलियत रखते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में जॉब करना हो या कहीं और जॉब करना हो, तो वो उस जगह जोन में मूव आउट कर सकते हैं। तो ऐसा ही मॉडल जो दिया था वो उसको हम कह रहे हैं कंसेंट्रिक जोन मॉडल। कंसेंट्रिक जोन मॉडल ये कहता है, जिसको हम बर्जेस मॉडल भी कह रहे हैं, 1925 में मॉडल दिया गया। काफी पुराना मॉडल है, 100 साल हो गए इसको, और इस मॉडल को बाद में चेंज भी किया गया। इसमें काफी सारी और जोन्स को ऐड किया गया है। इस जोन के अंदर 5 जोन बनाए गए थे, 5 जोन दिए थे बर्जेस ने, और इन 5 जोन्स का नाम क्या है? सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो बिल्कुल शहर के बीच में है, उसके बाद ट्रांजिशन जोन, वर्किंग क्लास रेजिडेंशियल होम्स, मिडिल क्लास होम जिनको जोन ऑफ बेटर हाउसिंग भी बोलेंगे, एंड कम्यूटर्स जोन। ठीक है, दिस इज द 5th जोन एंड दैट वाज द करेक्ट आंसर। अगेन ये जो मैंने आपके सामने पीपीटी रखी है, पीछे जो प्रेजेंटेशन चल रही है, सारे नोट्स चल रहे हैं, ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड करने को अवेलेबल हो जाएगी, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। आप इसको चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाकर के इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। स्टैलेक्टाइट्स एंड स्टैलेग्माइट्स आर व्हाट? अब ये आया ना हमारा क्वेश्चन, हमने देखे कि हमारे 3 क्वेश्चंस आए थे जो ऑप्शनल लेवल के क्वेश्चंस थे, लेकिन अब जो है हम जनरल स्टडीज की ज्योग्राफी पर आ गए हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि
10 क्वेश्चन आ रहे हैं ज्योग्राफी के, 15 क्वेश्चन आ रहे हैं हिस्ट्री के, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं एनवायरनमेंट के, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं पॉलिटी के, तो 10 के 10 15 के जो क्वेश्चन हैं एक सब्जेक्ट के वो एक ही लेवल के तो नहीं होंगे। इसी वजह से व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग एंड व्हेनेवर यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर, जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि ज्योग्राफी मेरी बहुत अच्छी है मुझे लगता है, और इसीलिए मैंने सोचा हुआ है कि प्रीलिम्स के अंदर ज्योग्राफी के अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो मैं 10 के 10 करके आऊंगा। ऐसे माइंडसेट के साथ हमें पेपर में नहीं जाना चाहिए। पेपर में हमें सिर्फ एक माइंडसेट से जाना चाहिए कि जो क्वेश्चंस मुझे आते होंगे उनको मैं अटेम्प्ट करूंगा या करूंगी, जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते होंगे उसमें जबरदस्ती मैं अटेम्प्ट करने का कोशिश नहीं करूंगी। ठीक है, ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप इसी माइंडसेट के साथ गए कि ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चंस मुझे करके ही आने हैं और वहां पर आपने देखा कि 3 क्वेश्चंस जो हैं वो ऑप्शनल लेवल के आ गए हैं, जनरल स्टडीज लेवल के नहीं है, और आप जबरदस्ती उनको अटेम्प्ट कर रहे हो, तो वहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस मोर कि आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी क्वेश्चन, जो भी माइंडसेट के साथ आप पेपर में देने जा रहे हो, उस माइंडसेट को बिल्कुल रिजिड मत रखो, बिल्कुल उसको स्ट्रिक्ट मत रखो। पेपर का लेवल देखकर, क्वेश्चंस का लेवल देखकर आपको चीजें चेंज करनी पड़ सकती है, और आपको अगर चेंज नहीं करोगे तो उसका आपको नुकसान होगा। अब देखो, पहले 3 क्वेश्चन अगर आप छोड़ देते ज्योग्राफी के, तो आगे आने वाले जो हमारे 7 क्वेश्चन है उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलते, और 7 out of 10 इज नॉट अ बैड डील। ये कोई बुरी बात तो नहीं है। आपने 10 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उन 7 में से अगर 5 सही होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, स्टैलेक्टाइट एंड स्टैलेग्माइट्स की अगर हम बात करें, हम ज्योग्राफी में जीएस में कार्स्ट टोपोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। कार्स्ट टोपोग्राफी के अंदर इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं, और वहां हम देखते हैं सभी नोट्स के अंदर हम ये बात को क्लियर करते हैं। अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक देखें, एनसीईआरटी देखें, या फिर हमारे नोट्स अगर आप देखेंगे, करेक्ट आंसर आपको तुरंत पता चल जाएगा कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स इन द कार्स्ट रीजन। स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट हमारी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होती हैं कार्स्ट लैंडफॉर्म्स के अंदर। आपने कई बार ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे होंगे गुफाओं के अंदर, केव्स के अंदर, जो कार्बोनेट रॉक्स होती हैं, लाइमस्टोन या डोलोमाइट की जो रॉक्स होती हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, और वाटर में डिसॉल्व होने के बाद वाटर मूव कर जाता है। मूव करने के बाद वाटर अगर किसी जगह पर ठहरता है तो वो जो कार्बोनेट रॉक्स को डिसॉल्व करके गया था उन मिनरल्स को वहां पर डिपॉजिट कर देता है, और डिपॉजिट करने की वजह से ऐसे हैंगिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको बोलते हैं स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट, जो कि नीचे जहां पर पानी गिर रहा है वहां पर मिनरल डिपॉजिट हो गए, तो जमीन से एंट हिल की तरह उगते हुए जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे स्टैलेग्माइट होते हैं। तो कास्ट टोपोग्राफी में कोई भी टोपोग्राफी जहां पर ज्यादा आपकी लाइमस्टोन या डोलोमाइट की रॉक्स होंगी, वाटर में डिसॉल्व होंगी, और इसकी वजह से हमें जो अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं उसको हम बोलते हैं कास्ट लैंडफॉर्म्स। इसमें स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट, यह 2 तरीके के हमारे लैंडफॉर्म्स होते हैं, और इसमें जो डोमिनेंट मिनरल यूज होगा आपको ध्यान रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट का मिनरल होना चाहिए। लाइमस्टोन डोलोमाइट के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट इज अ डोमिनेंट मिनरल जो वाटर में रेडिली डिसॉल्व हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट तरीके की, ये अलग तरीके की लैंडफॉर्म्स बनती हैं, केव्स बनती हैं, डोलाइन्स बनते हैं, वालास बनते हैं, सिंकहोल्स बनते हैं, और स्टैलेक्टाइट स्टैलेग्माइट्स बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 इज अगेन मैच द 2 लिस्ट्स। लिस्ट 1 दी गई है, यहां पर वर्ल्ड की कुछ फेमस माइंस के नाम दिए गए। आई विल नॉट से कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, आप इसको गेस करके सॉल्व कर सकते थे। कैसे, आइए देखते हैं। लिस्ट 1 में हमें 4 माइंस दी गई हैं, किम्बरली, वैंकी, विटवाटरसरैंड एंड कटांगा। ठीक है, और लिस्ट 2 में हमें 4 मिनरल्स दिए गए हैं, कोल, डायमंड, कॉपर एंड गोल्ड। राइट, अब आपको लिस्ट में मैचिंग करनी थी, और अगर आपको कोई ज्यादा क्लू नहीं है इस क्वेश्चन का तो पहले ऑप्शंस को एक बार देखते हैं। ऑप्शन से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ए इज मैच्ड विथ ए, जो किम्बरली है इसको 2 ही ऑप्शन से मैच किया गया है, 1 से या 2 से। ठीक है, 1 या 2 आपका है कोल या डायमंड। कोल या डायमंड, यानी किम्बरली इज मैच्ड विथ कोल या डायमंड। और दूसरा जो ऑप्शन है बी, इसको भी 1 या 2 से मैच किया गया, जो है वोंकी। वंकी भी कोल या डायमंड कुछ मिलता है वहां पे, किम्बरली में भी कोल या डायमंड मिलता है। और किम्बरली, अगर आपको इतना ही पता होता कि किम्बरली जो है वर्ल्ड फेमस है, किम्बरली कन्वेंशन भी बनी हुई है किम्बरली डायमंड्स के नाम से। ठीक है, किम्बरली इज अ लोकेशन इन अफ्रीका जहां पर डायमंड्स जो है वो बहुत रिचली मिलते हैं। बहुत अच्छी हिस्ट्री रही है किम्बरली की, डायमंड माइनिंग पास्ट की, और इस वजह से किम्बरली इज करेक्टली मैच्ड विथ डायमंड।
इतना आपको पता होना चाहिए था। अगर आपने करंट अफेयर्स भी फॉलो किए होते इस टाइम पे तो किम्बरली कन्वेंशन काफी न्यूज में था कि अफ्रीका के अंदर काफी कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, लोग आपस में लड़ते रहते हैं और डायमंड्स जो मिलते हैं अफ्रीका से, उन डायमंड्स को कई बार जो ऐसे आतंकवादी संगठन है उन डायमंड्स को इलीगली माइन करवाते हैं, लोगों को बंधुआ मजदूर बना करके वो डायमंड्स को माइन करवाते हैं और फिर उनको ब्लैक मार्केट में बेचते हैं और जो पैसा आता है, ब्लैक मनी आती है, उससे वो अपने टेररिस्ट ऑपरेशंस को फाइनेंस करते हैं। तो इसके ऊपर कन्वेंशन आई थी कि अफ्रीका से जो भी डायमंड्स मार्केट में बेचे जाएंगे वो ब्लैक मार्केट से नहीं आने चाहिए, उनके ऊपर कुछ सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो ये किम्बरली डायमंड के साथ एसोसिएटेड है। तो ऑलरेडी मैं ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर देता हूं, ऑप्शन नंबर सी को एलिमिनेट कर देता हूं, ठीक है। ए इज मैच्ड विद करेक्टली विद 2। अब यहां पर हमें दोबारा देखना है सी और डी किससे करेक्टली मैच होंगे। कटांगा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटो है सेंट्रल अफ्रीका का, ठीक है, जहां पर कॉपर और यूरेनियम मिलता है और ये आज के समय भी अफ्रीका का रिचेस्ट यूरेनियम माइनिंग जोन है और कॉपर माइनिंग जोन है। कटांगा को अगर हम करेक्टली मैच कर देते हैं कॉपर से, देन वी रीच आवर करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ए इज मैच विद 2, बी इज मैच विद 1, सी विद 4 एंड डी विद 3। किम्बरली की बात करें तो लार्जेस्ट सिटी है एंड कैपिटल है नॉर्थर्न केप प्रोविंस इन साउथ अफ्रीका। और ये चीज आप लोग याद भी चलते रहिए, ये आपको नोट्स मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम से। और किम्बरली डायमंड माइनिंग पास के लिए आपको पता होना चाहिए। हुआंगे, जिसको पहले वांकी बोला जाता था जब अफ्रीका में यूरोपियंस का राज था, लेकिन ये जिम्बाब्वे की एक लोकेशन है, जिम्बाब्वे का लार्जेस्ट कोल माइन है, ठीक है। वर्ल्ड की भी लार्जेस्ट कोल माइन, जो लार्जेस्ट कोल फील्ड्स हैं उसमें से एक है ये हुआंगे, जिसको फॉर्मरली वांकी के नाम से जाना जाता था। इसके बाद विट वाटरसलैंड साउथ अफ्रीका का बहुत इंपॉर्टेंट गोल्ड माइनिंग रीजन है। साउथ अफ्रीका की करेंसी का नाम भी रैंड दिया गया है इसी नाम पे, विट वाटरसलैंड के नाम पे, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है और यहां से जो गोल्ड ऑब्टेन हुआ है साउथ अफ्रीका को, उसकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा उसने हेल्प किया है। कटांगा की बात करें तो ये ज़ैर के अंदर, सेंट्रल अफ्रीका के अंदर, जिसको हम कॉन्गो बोलते हैं, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूरेनियम एंड कॉपर माइनिंग सेंटर, जो कि ज़ैर की या कॉन्गो की इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट माइंस हम अपने नोट्स के अंदर डिस्कस करते हैं। कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप खोलते हैं जहां पर डायमंड माइनिंग, कॉपर माइनिंग, कोल माइनिंग, गोल्ड माइनिंग के बारे में जब भी आप पढ़ेंगे तो इन माइंस का नाम आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर आपने ढंग से तैयारी की होती तो ये आपको चारों माइंस पता होती, नहीं तो अगर आपको एक या दो माइंस भी यहां पर पता होती तो आप करेक्टली अपने आंसर तक पहुंच जाते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब आ गए हम इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर। कोल ट्राइब इज फाउंड इन वेयर। कोल ट्राइब, भारत के जो जनजाति हैं, भारत के जो आदिवासी हैं, उनके ऊपर एक्चुअली क्वेश्चंस आते रहते हैं प्रीलिम्स में। हर साल एक क्वेश्चन आता है, हम आगे आने वाले सालों में भी देखेंगे कि एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है ट्राइब्स के ऊपर। यहां पर बात आई है कोल ट्राइब की और हमें 2 राज्य दिए गए हर ऑप्शन में, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, असम एंड मेघालय एंड हिमाचल एंड राजस्थान। अब कोल ट्राइब की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कोल ट्राइब नहीं मिलता है, हमें पता है, ठीक है। हिमाचल में तो जो भी ट्राइब्स हैं, चाहे वो गड्डीज हो, गुज्जर्स हो, लाहौलाज हो, किन्नौराज हो, स्वांगला हो, इनके बारे में हमें पता है, इसमें कोल ट्राइब नहीं मिलता है। कोल ट्राइब इज अ सेंट्रल इंडियन ट्राइब। सो हिमाचल प्रदेश एंड राजस्थान, ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। असम मेघालय की बात करें तो ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में भी कोल ट्राइब नहीं मिलता है। कोल ट्राइब इज फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, और सेंट्रल इंडिया के अंदर भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां पर कोल ट्राइब की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। इफ यू लुक एट द पॉपुलेशन मैप ऑफ द कोल ट्राइब, यू कैन सी दे आर फाउंड इन माइनर नंबर, छोटे छोटे नंबर्स में वो पूरे भारत में मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर वो ये जो बघेलखंडी रीजन है यहां पर मिलते हैं। बघेलखंड का रीजन यानी कि ईस्टर्न मध्य प्रदेश और सदर्न उत्तर प्रदेश के रीजन में आपको देखने को मिलते हैं कोल ट्राइब, ठीक है। इसके अलावा इन 2 राज्यों के अलावा झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, असम के अंदर भी ये ट्राइब्स देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इनकी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज कॉल्ड सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। अब ये क्वेश्चन तो निहायत ही आसान है, बिल्कुल हमें पता होना चाहिए। कंफ्यूज करने के लिए हमें हैदराबाद और मुंबई जैसे ऑप्शंस भी दे दिए गए, लेकिन सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी इंडस्ट्री का जहां पर बूम हो रहा है, पूरा भारत इसको जानता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। दैट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु, राइट। बेंगलुरु कर्नाटका का कैपिटल है, आईटी हब है, और इसके अलावा सिलिकॉन वैली है इंडिया का। सिलिकॉन वैली इसको क्यों कहा जाता है? यूएस में भी एक सिलिकॉन वैली बनी है जहां पर स्टार्टअप्स बहुत इंपॉर्टेंट आए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इकोनॉमी, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उसको लेकर के, और वैसी टेक्नोलॉजी आपके बेंगलुरु में भी बहुत ज्यादा बूम हो रही है। बहुत सारे स्टार्टअप
स्टार्टअप्स हैं बेंगलोर में बहुत सारे जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हैं उनके हेडक्वार्टर्स हैं। दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इन एडिशन टू दिस, इससे हमें पता चला कि हमें इंडिया के बाकी शहरों के निकनेम्स भी पता होने चाहिए जो कि हमें स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर मिल जाते हैं। जैसे कि अगर हम अहमदाबाद की बात करें, इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता रहा है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है अहमदाबाद के लिए, दैट इज व्हाई इट इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ गुजरात, बॉस्टन ऑफ इंडिया, अगेन बॉस्टन ऑफ इंडिया इसीलिए कहा गया है बिकॉज यहां पर फाइनेंशियल जो मार्केट है, फाइनेंशियल जो सेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अहमदाबाद में बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। इसके बाद नाइट सिटी बोला जाता है क्योंकि कहा जाता है अहमदाबाद भी सोता नहीं है कभी। अहमदाबाद में 24 घंटे जो है मार्केट्स ओपन रहते हैं, लोग जो है एक्टिव रहते हैं, और क्योंकि रात के समय अमेरिका जग जाता है, और जब अमेरिका जग जाता है तो इंडिया के फाइनेंशियल सिटीज हो, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे वो आपका अहमदाबाद हो, वो भी जग जाता है, राइट। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया हम बेंगलोर को कह रहे हैं। इसके अलावा गार्डन सिटी एंड साइंस सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है बेंगलोर को। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी लोकेटेड है बेंगलोर में। HAL और हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट PSUs हैं साइंटिफिक फील्ड में, वो भी हमारे लोकेटेड है बेंगलोर के अंदर। नेक्स्ट कम्स योर चेन्नई इन तमिलनाडु, डेट्रॉइट ऑफ एशिया, हेल्थ केयर कैपिटल ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, सिटी ऑफ फ्लाईओवर्स, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया, ये सब हमारे चेन्नई के निकनेम्स हैं। पिंक सिटी हमें सब पता है कि जयपुर को पिंक सिटी बोला जाता है, हेरिटेज सिटी बोला जाता है, रजवाड़ों का शहर बोला जाता है। फिर आता है हमारा कोलकाता, सिटी ऑफ जॉय, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, सिटी ऑफ सरप्राइजेस, सिटी ऑफ पैशन, हेवन ऑफ द एजेड, यानी कि जो ओल्ड एल्डरली पीपल है उनके लिए हेवन है, सिटी ऑफ बिल्डिंग्स है, सिटी ऑफ आर्किटेक्चर है, ठीक है। फिर सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स, गेटवे ऑफ इंडिया, हॉलीवुड ऑफ इंडिया, ये सब तो हमारे मुंबई के निकनेम्स हैं। ऐसे ही निकनेम्स हमारे शहरों के और भी दिए गए हैं, और ये निकनेम्स भी हम अपने कोर्सेज के अंदर पढ़ते हैं, हम अपने NCERT या दूसरी स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर पढ़ते हैं, और कुछ वीडियोस भी हमारे चैनल के ऊपर मैं लेकर आऊंगा जहां पर इन निकनेम्स को हम एक बार डिस्कस जरूर कर लेंगे, राइट। आगे बढ़े, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सवाना रीजन ऑफ ब्राजील इज लोकली नोन एज व्हाट। अब सवाना यानी कि ग्रासलैंड रीजन, जो कि अफ्रीका में एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है, सवाना इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को सवाना बोला जाता है। तो ऐसे जो ग्रासलैंड्स ब्राजील के अंदर हैं, इनको लोकली किस नाम से जाना जा रहा है? सेराडो, लानोस, पाम्पास, नन ऑफ द अबव। अब पाम्पास आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स, अर्जेंटीना में पाम्पास मिलता है, ये हमें सबको पता है। टेम्परेट ग्रासलैंड जो कि अमेरिकाज में, नॉर्थ अमेरिकाज में है, उनको बोला जाता है प्रेरीज। साउथ अमेरिका में जो है उनको बोला जाता है पैम्पास। सो पैम्पास तो ब्राजील में नहीं है, अर्जेंटीना में है। इसको यहां पर कैंसिल कर देंगे। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार पैम्पास साउथ अमेरिका में है, ब्राजील साउथ अमेरिका में है, करेक्ट आंसर होगा। नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, यही कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस डाले जाते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जामिनर के ट्रैप में, उसके जाल में नहीं फंसना है हमें। फिर बात आई सेराडोस या लानोस। अब सेराडोस और लानोस दोनों हमारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, लेकिन इसमें सेराडो ब्राजील में लोकेटेड है और लानोस वेनेजुएला में लोकेटेड है, ओरिनोको रिवर के बेसिन में। करेक्ट आंसर बन जाता है यहां पर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर हम ब्राजील के मैप को देखते हैं, दिस इज योर मैप ऑफ ब्राजील। ब्राजील के मैप में दिस इज योर काम्पोस सेराडोस काटिंगास, ये है हमारे अमेज़न के रेन फॉरेस्ट। अमेज़न के रेन फॉरेस्ट का नाम क्या है? सेल्वास, SELVAS। सेल्वास इज द लोकल नेम फॉर अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अब ब्राजील में जो ग्रासलैंड्स हैं, थोड़े से हाई ऑल्टीट्यूड इलाकों में, जो ब्राजील के आप कह लीजिए कि जो माउंटेन्स हैं, वहां पर एक ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, इनको नाम दिया गया काम्पोस सेराडोस, ठीक है। काम्पोस और सेराडोस दोनों नाम अगर दिख जाए तो समझ जाइए कि ये ब्राजील के ग्रासलैंड्स की बात हो रही है। जो लानोस ग्रासलैंड्स हैं, दे आर लोकेटेड हियर इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है। जो वेनेजुएला का इक्वाडोर वाला रीजन है, यहां पर हमें ओरिनोको रिवर बेसिन के पास लानोस ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। और पाम्पास की अगर हम बात करें तो फर्दर डाउन साउथ है, ठीक है। यहां कहीं नीचे जाकर के आपको पाम्पास ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे। एंड दैट इज व्हाई आई से एटलस को स्टडी करना कितना जरूरी है। टॉपिक्स अगर हम देख रहे हैं तो पिछले टॉपिक्स में यहां पर एटलस की बात हुई, इससे पहले जो हमारा ये टॉपिक था यहां पर हमारे इंडियन ज्योग्राफी की बात हुई थी। अब आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, ऑल ऑफ देम दे आर रिलेटेड टू द एटलस, ठीक है। एटलस को इसीलिए हर दिन 10 मिनट देना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये मैप देखा होता है, एटलस से ही मैंने ये जो है पिक्चर उठाई है, अगर आपने ब्राजील के फिजिकल मैप को देखा होता तो आपने ये टर्म्स जरूर देखी होती और आपके माइंड में ये चीजें, पिक्चर जो है वो बिल्कुल क्लियर होती कि सेराडोस वर्ड मैंने कहां देखा है, वो मैंने देखा है इन दी ब्राजीलियन रीजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ब्रह्मपुत्रा आफ्टर ज्वाइनिंग द तीस्ता रिवर इज नोन एज व्हाट, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्रा जब तीस्ता रिवर को ज्वाइन कर लेती है तो क्या नाम मिलता है? जमुना, पद्मा, मेघना, दिहांग। अब देखिए, ब्रह्मपुत्रा के नाम चेंज होते रहते हैं जब से ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट होती है फ्रॉम दी तिब्बत रीजन। तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को सांगपो नाम दिया जाता है। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा आती है अरुणाचल प्रदेश में तो उसका नाम दिहांग पड़ जाता है। फिर वो आती है असम वैली में तो उसका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ जाता है। जैसे ही वो बांग्लादेश में एंटर करती है, उसको तीस्ता रिवर ज्वाइन करती है, उसका नाम हो जाता है जमुना।
करेक्ट आंसर भी यहां पर क्या बन जाता है हमारा, जमुना। ठीक है, अगर हम मैप देखते हैं, ये हमारा बांग्लादेश का मैप है। इस बांग्लादेश के मैप में द ब्रह्मपुत्र रिवर इज एंटरिंग फ्रॉम दी असम रीजन, डुबरी रीजन। यहां पर जैसे ही तीस्ता रिवर आकर इसको ज्वाइन करती है, इसका नाम हो जाता है जमुना, राइट। इसके बाद गंगा रिवर आकर इसको ज्वाइन करती है। जब गंगा रिवर इसको आके ज्वाइन करेगी आफ्टर गंगा, इसका नाम क्या बन जाएगा, पद्मा। और उसके बाद मेघना रिवर फ्रॉम द ईस्टर्न साइड आकर इसको ज्वाइन करती है और तब इसका नाम हो जाता है मेघना। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर का एक नाम नहीं है, ब्रह्मपुत्र हम इसको इसलिए बोलते हैं, असम में इसको नाम ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसके नाम चेंज होते जा रहे हैं। सांगपो इन तिब्बत, दिहांग इन अरुणाचल, ब्रह्मपुत्र इन असम, जमुना जब तीस्ता रिवर मिल जाए तो उसको जमुना कहते हैं बांग्लादेश में। फिर गंगा रिवर जब जाके इसमें मिल जाती है तो उसको पद्मा नाम दे देते हैं, और फिर मेघना नाम देते हैं जब उसमें मेघना रिवर आकर जुड़ जाती है, जस्ट डेल्टा बनाने से पहले। ठीक है, ये सारी टर्म्स, ये सारा टेबल आपके नोट्स के अंदर है, आपकी बुक्स के अंदर है। यही चीजें हमारी प्रिपरेशन की जो है वो उठा करके हमारे प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट अप, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे, इन विच ओशन द मिंडानाओ ट्रेंच इज एग्जिस्टिंग, अटलांटिक, इंडियन, पैसिफिक, आर्कटिक। अगेन एटलस यहां पर आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एटलस में अगर आपने ध्यान से देखा होता फिलीपीन आइलैंड्स को, तो वहां पर आपको देखता कि पैसिफिक ओशन में हमारा मिंडानाओ ट्रेंच लोकेटेड है। लुक एट दिस मैप ऑफ द फिलीपींस। एटलस के अंदर फिलीपींस के बिल्कुल ईस्टर्न साइड में एक ट्रेंच दिखती है जिसको हम नाम देते हैं फिलीपीन ट्रेंच, और इसी फिलीपीन ट्रेंच को मिंडानाओ ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। मिंडानाओ इज नथिंग बट एन आइलैंड ऑफ फिलीपींस। ठीक है, और इसी आइलैंड के नाम पर, ये मिंडानाओ आइलैंड है और इसी आइलैंड के नाम पर हम इस ट्रेंच को मिंडानाओ ट्रेंच के नाम से जानते हैं। अगर आपने आइलैंड भी आपको पता होता कि कहां लोकेटेड है तो आप गेस कर लेते पैसिफिक ओशन। अगर आपने ट्रेंच भी एटलस में देखी होती तब भी आप इसको गेस कर लेते। दैट इज व्हाई एटलस इज सो इंपॉर्टेंट कि हमारे 10 में से 3 क्वेश्चन जो है वो सीधे सीधे एटलस से पूछे गए। ब्रह्मपुत्र का क्वेश्चन, मिंडानाओ ट्रेंच का क्वेश्चन, और उससे पहले जो सराडोस वाला क्वेश्चन था वो भी डायरेक्टली हमारे एटलस से उठाया गया। ठीक है, तो इस 2016 के 10 क्वेश्चन को देखकर हमें क्या पता चला, ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन थे 2016 में, हमें यह पता लगा कि एटलस कितना इंपॉर्टेंट है। हमें पता लगा कि ऑप्शनल लेवल के जब क्वेश्चंस आ जाए, बहुत डिफिकल्ट जब क्वेश्चंस आ जाए, तो उनको छूने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज क्वेश्चंस जो कि हमारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए ज्योग्राफी से जुड़े हुए। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए, अगर आपको इन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की डिस्कशन से कुछ फायदा हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर इस सेशन का जो पीडीएफ है वो आपको डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अब मैं नेक्स्ट डे 6 PM अगेन आपसे मिलूंगा और हम बात करेंगे अबाउट दी ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द ईयर 2017 में जो क्वेश्चंस आए। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।